हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में आप लोग जानते हैं कि जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होनी है वह ऑनलाइन व सेंट्रलाइज तरीके से की जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें जानेंगे, पूरी प्रक्रिया, पूरा जो प्रोसेस है वह जानेंगे कि जो सेंट्रलाइज बहाली की बात प्रधान सचिव संजय कुमार करते हैं और जैसा कि जो नियमावली है उसमें भी ये मेंशन है कि किस प्रकार से बहाली की जा सकती है 7 फेज़ की। तो सारी ही चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है लेकिन वर्थ इट है। अगर आप बिहार में 7वें चरण की बहाली में हिस्सा लेने जाएंगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम 7 फेज़ की रिक्रूटमेंट के साथ साथ जो सेंट्रलाइज बहाली का जो प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वीडियो में आप शुरू से एंड तक पूरी तरह बने रहें और जो भी आपके प्रश्न होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, वह कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बारे में। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने भी यह स्पष्ट कर दिया था कि जो 7वें चरण की बहाली है वह न केवल ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन लिए जाएंगे बल्कि सेंट्रलाइज तरीके से भी बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। तो पहले तो यह जानते हैं कि 7वें चरण की जो बहाली है वह जो नियमावली है उसके लिए जो बनाई गई है उसमें क्या कुछ लिखा गया है बहाली प्रक्रिया के बारे में। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की जो अधिसूचना यानी कि जो नियमावली 20 अगस्त 2020 को रिलीज़ की गई थी, उसमें जो नियमावली बनाई गई है बहाली प्रक्रिया को लेकर, उसमें अगर आप जो पॉइंट नंबर 10 है उसका सब पॉइंट यानी कि 15th पॉइंट पे अगर आप नज़र डालेंगे तो उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा वेब पोर्टल यानी कि सॉफ्टवेयर बनाकर नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकेगा। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में यह जानकारी लिखी गई है नियमावली में कि जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जो 7 फेज़ की बहाली में या आगे की जो बहालियां हैं उनमें भाग लेंगे, तो उसमें उनको सहूलियत देने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए एक वेब पोर्टल का जो निर्माण है वह किया जा सकता है। लेकिन जो नियोजन इकाइयों की स्वायत्तता है यानी जो उनकी अपनी जो उनका एक स्वायत्त है उसको बरकरार रखना है सरकार को, और जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें सरकार परिवर्तन कर सकती है। तो यही जो प्रक्रिया अब तक आप 6 फेज़ में देख रहे थे कि ऑफलाइन मोड में की जाती थी, वह 7 फेज़ में ऑनलाइन मोड में प्रस्तावित है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वेब पोर्टल यानी कि सॉफ्टवेयर की बात की गई है। तो आप लोग जानते होंगे कि कोई भी चीज़ जब आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक वेब पोर्टल की, एक सॉफ्टवेयर की, एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है। तो उसी वेबसाइट का जो निर्माण है, उसी सॉफ्टवेयर का जो निर्माण है वह बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा विभाग करेगा। और जो पहले फॉर्म आप लोग देखते होंगे 6 फेज़ में, जो भी अभ्यर्थी अप्लाई करने गए होंगे या फिर आपके कोई रिलेटिव, कोई नेबरहुड में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जिसका आपने फॉर्म शायद देखा होगा, नहीं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुराना जो फॉर्मेट है उसी तरह का जो फॉर्मेट है आपको ऑनलाइन मोड में नज़र आएगा और इसका फ़ायदा यह होगा कि आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानकारी दे देते हैं कि ये जो भी हम आपको प्रोसीजर बता रहे हैं कि 7 फेज़ की जो सेंट्रलाइज बहाली है किस प्रकार होगी, यह केवल एक एजम्पशन है। ऐसा नहीं है कि जो हमने कह दिया उसी के अनुसार सरकार बहाली कर लेगी, लेकिन 90% चांस है कि इसी तरह से, जैसे कि सरकार बार बार कहती है कि वो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज बहाली प्रक्रिया को अपनाना चाहती है, तो इसी तरीके से मुमकिन है कि बहाली की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि जब पहले भी साल 2016 में जो बहालियां हुई हैं बिहार में, उसमें भी इसी तरह की ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की लगातार मांग की जा रही थी अभ्यर्थियों की तरफ से, लेकिन आज तक वह सपना पूरा नहीं हो पाया। हालांकि बिहार सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऐसा वेब पोर्टल तो बना दिया है जिसमें साल 2006 से 2015 तक के जो 3.5 लाख शिक्षक हैं, जो ऑलरेडी इन सर्विस टीचर्स हैं, उनका जो पूरा डेटा है, पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अपलोड कर दिया गया है। तो यानी कि सरकार अब आगे अग्रसर है ऑनलाइन मोड में सारी चीज़ों को अपलोड करने के लिए। तो चलिए वापस अपने जो टॉपिक है उस पर आते हैं। सेंट्रलाइज बहाली की जो बात है, देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर ये पूरा जो एक मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखी हैं आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहली चीज़ जो सेंट्रलाइज बहाली में होगी वह है ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म।
यानी कि सिर्फ एक ही बार आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। एक ही जो फॉर्म है आपको फिल करना होगा उस वेबसाइट पर जाकर, उस वेब पोर्टल पर जाकर, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा क्रिएट किया जाएगा। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जो बिहार में कोई भी अगर एसटीईटी परीक्षा होती है, सीट या कोई और बिहार टीईटी की परीक्षा होती है, तो सरकार हर बार एक नया वेब पोर्टल, एक नई वेबसाइट को जनरेट करती है। कुछ दिनों के लिए वो फंक्शनल होती है, उसके बाद फिर उस वेबसाइट को हटा दिया जाता है। तो इसके लिए भी 7 फेज़ के रिक्रूटमेंट के लिए भी सरकार इसी तरह की जो एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, उसका निर्माण करेगी। उस पर जाकर आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा। सिंगल अप्लाई फॉर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात रहेगी इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, इसमें आपको एक ही बार अप्लाई करने का मौका मिलेगा और जो डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने का जो मोड है वह मल्टीपल होगा, यानी कि आप बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स होंगी। पहले तो आप लोगों की जो भी पर्टिकुलर्स होते हैं, नेम, फादर्स नेम, डीओबी, एजुकेशनल डिटेल्स होंगी आपकी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने का जो ऑप्शन आपके पास होगा वो मल्टीपल ऑप्शन उसमें हो सकते हैं। हो सकता है कि सरकार आपको 5 डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने का अवसर दे, या फिर 8 या फिर 10 भी हो सकते हैं, कि जो भी आप चाहते हैं, जिस ज़िले में आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस ज़िले की सारी जो ऑप्शंस हैं वो आपको चूज़ करने होंगे 1 to 5 या फिर 1 to 10 की रैंकिंग में। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, सेंट्रलाइज बहाली में जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को आप स्कैन करके अपलोड करेंगे। तो अपलोड करना है तो आप लोगों को पता है कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना होगा वह होगा आपका एसटीईटी सर्टिफिकेट। अगर आप 9 to 12 की बहाली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको एसटीईटी सर्टिफिकेट की जो स्कैन कॉपी है वह ज़रूर ही अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा ये। बाकी जो 1 to 8 के अभ्यर्थी हैं, अगर वो बिहार टीईटी के हैं तो उसको वो अपलोड करेंगे। साथ में जो सीटेट अभ्यर्थी हैं उनके पास भी तब तक जो सर्टिफिकेट है या फिर जो मार्कशीट है उसकी कॉपी पहुंच चुकी होगी, उसको अपलोड करना होगा बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। अन्य इम्पॉर्टेंट जो चीज़ फॉर्म में आपको मिलेगी वह होगा, एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा अपनी क्लास, अपनी कैटेगरी को चूज़ करने के लिए। यानी कि आप बेसिक ग्रेड के टीचर बन रहे हैं, बनना चाहते हैं, या फिर ग्रेजुएशन वाले यानी 6 to 8 वाले, या फिर 9, 10 या फिर 11, 12। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्म में होती हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मैंशन कर दिया है। तो सबसे ज़रूरी जो बात यहाँ पर अभी तक सेंट्रलाइज प्रोसेस की थी वह थी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, सिंगल अप्लाई आपको करना है, एक ही बार अप्लाई करना होगा, और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे अपना जो ज़िला है, अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज़ करने के लिए। यानी कि आप किसी भी ज़िले के हैं, जैसे कि आप अगर मधुबनी ज़िले के हैं, सारण के हैं, और आप अपने ही ज़िले में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि अगर पटना में भी हो जाए या पूर्णिया में मुझे जाना पड़े तो मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो आप उस तरह के जो ऑप्शंस हैं उसको चूज़ कर सकते हैं। साथ ही जो रिक्तियों की संख्या, ये भी आपको सरकार नोटिफिकेशन में ज़रूर ये शामिल करेगी चीज़ें कि किस ज़िले में कितनी रिक्तियां हैं। ये सारी जो क्लियर बातें होंगी आपको नोटिफिकेशन में ही पता चलेंगी। तो आप उस रिक्तियों के हिसाब से अपना जो सब्जेक्ट है उसमें देख कर कि मेरे सब्जेक्ट में इस ज़िले में ज़्यादा रिक्तियाँ हैं तो मेरा ज़्यादा चांस बनेगा, तो उस हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल करते समय ये सारी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा वह होगा मेरिट लिस्ट का निर्माण किया जाना। अब आपने अप्लाई कर दिया, सिंगल अप्लाई आपने कर दिया, अपने सारे जो एजुकेशनल डिटेल्स हैं आपने फिल कर दिया, आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर दिया। उसके बाद जो सरकार का काम रहेगा मेरिट लिस्ट का निर्माण करना। तो इस मेरिट लिस्ट को जो एसटीईटी अभ्यर्थी है वह अपनी जो मेरिट लिस्ट है बीएसईबी द्वारा बनाई गई उससे बिल्कुल भी कंपेयर या बिल्कुल भी रिलेट ना करें। यह वह मेधा सूची होगी जो नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए बनाई जाएगी। तो देखिए सरकार के पास ऐसे बहुत सारे, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर पे आप लोग वर्क करते होंगे तो आपको पता होगा कि एमएस एक्सेल जो होता है उसमें इस तरह के बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि आप एक क्लिक में ही पूरी जो मेरिट लिस्ट है, पूरी जो कोई भी लिस्ट होती है उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पे लगा सकते हैं। तो उसी तरह जो सरकार का जो पोर्टल है, जो सॉफ्टवेयर है वह काम करेगा। एक ही जो मेरिट लिस्ट है उसका निर्माण किया जाएगा। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी चॉइस के हिसाब से आपको अलॉट किए जाएंगे। यानी जो भी ज़िले आपने चूज़ किए हैं, अगर परसेंटेज के हिसाब से उस ज़िले में जो रिक्तियाँ मौजूद हैं उसके हिसाब से अगर आपको वह ज़िला मिलता है, अलॉट किया जाता है तो ठीक है, वरना जो दूसरे नंबर का होगा या फिर तीसरे नंबर की जो आपकी चॉइस रहेगी उस हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा। तो ये सिंगल डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद आप लोग जानते हैं कि ये नियमावली में स्पष्ट लिखा गया है कि नियोजन इकाइयों की जो स्वायत्तता है, जो इंडिपेंडेंस है, उसको बरकरार रखना है।
तो फिर जो उस ज़िले की नियोजन इकाइयाँ होंगी आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करने का कार्य करेंगी। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि काउंसलिंग के दौरान सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लिया जाता है, फिर उनकी जाँच वगैरह सत्यापन वगैरह किया जा रहा है। तो सेम इसी तरह से होगा। आगे आप लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में किस प्रखंड में आपको जॉब चाहिए, नगर में चाहिए या फिर ब्लॉक में चाहिए, या फिर आप अगर 1 to 5 है तो पंचायत शिक्षक आप बनेंगे। तो यह सारी चीज़ें तो आपको उसी नियोजन इकाई के द्वारा ही पता चलेंगी कि वहाँ पर आप किस प्रकार के शिक्षक बनने जा रहे हैं। हो सकता है जिनका मेधा में ज़्यादा ऊपर अंक हो, उनको नगर में नौकरी मिलने का जो चांस है वह ज़्यादा हो। और अगर ये तो नियोजन इकाइयाँ ही बाद में ही तय कर पाएंगी कि किस विषय में कितनी रिक्तियाँ हैं, उस हिसाब से आपको नियोजन इकाइयों में जाना होगा। फिर वह आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का सत्यापन का कार्य वहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद फिर आपको जो स्कूल है वह अलॉट किया जाएगा। वही पुरानी बात जो अभी मैंने कही कि ब्लॉक में, नगर में, पंचायत में किस जगह आपको जो स्कूल है वह मिलेगा, यह नियोजन इकाइयों पर डिपेंड करता है। उस ज़िले में कितनी रिक्तियाँ किस ब्लॉक में हैं, किस नगर में हैं, किस पंचायत में है, उस पर निर्भर करता है। तो फिलहाल अगर हम ओवरऑल बॉटम लाइन देखें तो सेंट्रलाइज बहाली का मतलब यही है कि आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा उस वेब पोर्टल, उस वेबसाइट पर जाकर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा बनाई जाएगी, जिसमें आपको सारी ही ज़रूरत की चीज़ें यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनकी स्कैन करके आपको अपलोडिंग करनी होगी। उस फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होंगी वह होंगी आपकी क्लास कैटेगरी जो आपको चूज़ करनी है, 1 to 5, 11, 12 जो भी आपकी कैटेगरी है जिसके भी आप शिक्षक बनना चाहते हैं। फिर सरकार का काम होगा कि उस सॉफ्टवेयर पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके हिसाब से आपको जो है आपका ज़िला अलॉट किया जाएगा। फिर नियोजन इकाइयों में जाकर आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद ही आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा और आपकी नियुक्ति पूरी समझी जाएगी। अब आगे हम आपको बताते हैं कि जो मेरिट लिस्ट का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाएगा उसके बारे में नियमावली में क्या कुछ लिखा गया है। यदि आप 1 to 5 यानी कि प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, मिडिल क्लास यानी कि 6 to 8 के हम जैसे एलिमेंट्री कह सकते हैं 1 to 8, उसके बाद सेकेंडरी 9 to 10 के लिए क्या चीज़ें हैं, मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगी, सीनियर सेकेंडरी के लिए और कंप्यूटर शिक्षक यदि आप बनना चाहते हैं बिहार में तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें सरकार कंसिडर करेगी मेधा सूची बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपकी कन्वीनियंस के लिए इस चीज़ को भी मैंने पूरा लिख लिया है। यदि आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं या फिर जो नियमावली है 2020 की उस पर भी आप जाकर अच्छी तरह देख सकते हैं। पूरे जो डिटेल में पॉइंट्स हैं उनको आप समझ सकते हैं। प्राइमरी की यदि बात करें तो मेरिट लिस्ट का निर्माण जो सरकार करेगी आप लोगों के ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद, यानी कि आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया, एक डेट होगी, एक फिक्स डेट तक आपको ये सारे अप्लाई करना होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अपलोड करने होंगे। तो देखते हैं उसके बाद जो प्राइमरी की अगर 1 to 5 की बात करें तो उसकी मेधा सूची का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए मैट्रिक, इंटर और जो डीएलएड आपने किया होगा उसके तीनों के जो प्राप्तांक का प्रतिशत होगा उसको जोड़कर 3 से यानी कि 3 से डिवाइड करके आपकी मेधा सूची, आपका जो मेरिट अंक है, मेधा अंक है, उसका निर्माण होगा और उस हिसाब से वह मेधा सूची आपकी बनाई जाएगी। बशर्ते यदि आपने प्राइमरी में 1 to 5 में अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आपने सीटेट या फिर बिहार टीईटी बीटेट क्वालिफाई किया हो पेपर 1 के लिए। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि पेपर 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल होते हैं और पेपर 2 में यदि आप पास हैं तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल होते हैं यदि आपके पास बीएड की डिग्री है। अब कुछ लोग जिन्होंने बीएड किया होगा उनके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हम 1 to 5 के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। नियमावली में भी ऐसा लिखा है कि यदि सरकार चाहे तो बीएड को भी 1 to 5 के लिए कंसीडर कर सकती है। अब हम चलते हैं आगे सेकंड पॉइंट पर, मिडिल यानी 6 to 8 के यदि आप टीचर बन रहे हैं तो आपके बीए बीएससी जो भी आपने किया है उसके साथ बीएड आपका होना चाहिए और 2 से उसको भाग देंगे तो आपका मेधा अंक यहाँ पर शो हो जाएगा। बशर्ते आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो या फिर बिहार टीईटी पेपर 2 आपने पास किया हो। ये भी आप लोग जानते होंगे 6 to 8 में आपको सब्जेक्ट्स का पता होगा कि मैथ साइंस में है आपका सीटेट या फिर आपने सोशल साइंस में किया है तो उस हिसाब से आप आगे शिक्षक बनते हैं। यदि आपने बीए किया है तो आप लोग जाहिर सी बात है कि सोशल साइंस वाले टीचर ही बनेंगे, बीएससी है तो मैथ साइंस के। तो ये तो अंडरस्टूड है, इतनी चीज़ें आपको पता होंगी। अब चलते हैं अगली थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में हमने सेकेंडरी यानी कि हाई स्कूल के टीचर यदि आप बनना चाहते हैं बिहार में तो आपको नियमावली में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया गया है
ये 9 to 10 के टीचर बनने के लिए आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी वह BA + B.Ed डिवाइडेड बाय 2 करके बनाई जाएगी। इसमें भी आपको देखिए STET मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि STET पेपर 1 में यदि आप क्वालिफाई हैं तो आप इसके पात्र होंगे, यानी कि आपका STET यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। सीनियर सेकेंडरी की बात करें यानी 11, 12 +2 के टीचर आप बनेंगे तो आपको MA की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आप B.Ed और डिवाइडेड बाय 2 अगर पूरा करके STET पेपर 2 यदि आपके पास है, आप उसमें क्वालिफाई हैं, तो ही आप सीनियर सेकेंडरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरह से ये जो चारों चीज़ें हैं हमने बता दिया आपको। लास्ट में कंप्यूटर टीचर के बारे में मैंने लिखा हुआ है। कंप्यूटर टीचर के लिए आप लोग जानते होंगे कि BTech, MTech या फिर MCA, यहाँ पर B.Ed क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है, नियमावली में भी ऐसा लिखा गया है, साथ ही कोर्ट ने भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया था। तो BTech, MTech, MCA जो भी आपने किया है उसमें जो भी आपकी प्राप्तांक है, प्रतिशत हैं, वही आपके प्रतिशत माने जाएंगे आपके मेधा अंक, बशर्ते आपने STET क्वालिफाई किया हो। तो फ्रेंड्स वापस आते हैं अपने प्रीवियस पेज पर। देखिए 4th पॉइंट, मेरिट लिस्ट विल बी मेड, जो मैंने यहाँ पर लिखा था ये मैंने आपको पूरा समझा दिया कि मेरिट लिस्ट जो है वह किस प्रकार से निर्माण किया जाएगा उसका, बाकी किस जिले में कितनी रिक्तियाँ हैं, किस प्रखंड में कितनी रिक्तियाँ हैं, किस नगर में कितनी रिक्तियाँ हैं, किस सब्जेक्ट में, यह है तो आपको जो नियमावली जो नोटिफिकेशन आएगा, अधिसूचना आएगी 7th फेज़ की, उसी में ही डिटेल में पता चलेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सेंट्रलाइज प्रोसेस का मतलब क्या है, केंद्रीकृत बहाली किस प्रकार से बिहार सरकार करने का इरादा रखती है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, और यह भी आपको बता दें कि बहुत पहले से ये बातें चल रही हैं बिहार में कि सेंट्रलाइज बहाली की जाए, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। लेकिन जो प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, वह काफ़ी पॉजिटिव लगते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि 6 फेज़ को देखिए कितना ज़्यादा टाइम हो गया, कितने सालों से ये प्रक्रिया चल रही है, और अगर इसी तरह से ऑनलाइन मोड में सेंट्रलाइज बहाली को अपनाते हुए यह 7वां चरण सरकार स्टार्ट करती है तो बहुत ही जल्द ये प्रक्रिया पूरी भी हो जाएगी, शिक्षक जो है विद्यालय में नियुक्त होकर पहुंच भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा सेंट्रलाइज बहाली का मतलब। इसमें मेन जो आपके पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रलाइज बहाली किस प्रकार से होगी, तो सबसे पहले आपको याद रखना है ओनली 1 सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको चूज़ करना है, वेरियस ऑप्शंस आपको मिलेंगे, फिर मेरिट लिस्ट का निर्माण किया जाएगा, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट होगा, नियोजन इकाइयाँ आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगी, और उसके बाद ही आपको स्कूल का अलॉटमेंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नहीं अगर समझ में आया, कोई भी क्वेरी है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह हमारे चैनल से आप कनेक्टेड रहें, इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमेशा हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, आगे भी लेकर आने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।